अगर मैं तुम्हें ऐसे 8 स्टेप्स बताऊं जिन्हें फॉलो करके तुम नीट 24 या फिर 25 में अपने बायो के सेक्शन में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ये हकीकत है और तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अपने हर बायो के चैप्टर में इन्हीं 8 स्टेप्स को फॉलो करते आया हूं और इस साल स्कोर कार्ड में मेरे बायो सेक्शन में 360 आउट ऑफ 360 आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हीं 8 स्टेप्स को और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन्हें फॉलो करके 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर कर सकते हो। ये इम्पॉसिबल बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं कि सही में 360 आउट ऑफ 360 आए भी हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। उसके लिए ये देखो मेरे स्कोर कार्ड के बॉटनी और जूलॉजी के परसेंटाइल। लेकिन इससे कुछ खासा अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितने मार्क्स आए हैं। उसके लिए तुम्हें OMR और आंसर की देखनी पड़ेगी। तो ये देखो OMR जो कि ओरिजिनल कॉपी है और ये आंसर की जो NTA ने फाइनली रिलीज़ की थी अपनी। तो जिसके पास फुर्सत है वो इसे मिला ले और जिसको यकीन है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 इज अटेंडिंग लेक्चर्स। देखो ये तुम्हारे प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे तुम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे होगे। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे बेस्ट कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। या तो तुम अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, और अगर वो नहीं तो तुम ऑनलाइन फिजिक्स वाला के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि वन शॉट लेक्चर्स आपको नहीं देखने हैं, आपको फुल डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं और उनको स्किप करने के लिए तुम वन शॉट देखते हो। वो नहीं देखना है वन शॉट, आपको पूरे डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। हाँ, वो 12-12 घंटे वाले। सेकेंड स्टेप इज मेकिंग नोट्स। सी, तुम जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो तुम्हारे टीचर कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, या कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी की लाइंस कोट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और ये कहलाएंगे तुम्हारे नोट्स। स्टेप 3 इज रीडिंग योर एनसीईआरटी थॉरली। अब इसका मतलब क्या है? जब भी तुम्हारे कोई लेक्चर कंप्लीट हो या फिर तुम्हारे क्लास में कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो, तो वैसे ही सेम टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी में भी कंप्लीट होते जाने चाहिए। मतलब है कि जैसे ही लेक्चर तुम अटेंड करके आओ तो एनसीईआरटी में वही टॉपिक तुम थॉरली उठा के पढ़ो और उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो कि लेक्चर में जो टीचर ने बताया वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और मैं उसको अब याद कर रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट नोट्स है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें लगता है कि नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे तुम अपनी एनसीईआरटी में ही नोट डाउन कर लो। बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, कहीं कोने में नोट डाउन कर लो। अब तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसी नहीं है कि तुमको सब चीज़ समझ आ जाएगा एक ही बार में। जो तुम्हें नहीं लाइन समझ आ रही है वो अपने टीचर से जाके डाउट डिस्कस करो, और अगर टीचर से नहीं समझ आ रही है तो ऑनलाइन लेक्चर फिर से देखो और फिर उसको अपने ही लैंग्वेज में एनसीईआरटी में ऐड करो कि इस लाइन का मीनिंग ये है। स्टेप 4 इज सॉल्विंग एटलीस्ट 200 to 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर। देखो, जब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब तुमने लेक्चर्स कर लिए, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली थॉरली, अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 200 से 250। अब कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा होगा, कुछ लोग के लिए बहुत कम होगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट नंबर मैंने आपको बता दिया है कि 200 से 250 क्वेश्चन आपको बनाने हैं पर चैप्टर। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें तुम एमसीक्यूज बनाओगे, इसमें तुम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और इसमें साथ ही साथ तुम असर्शन रीजन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इस बार इन क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ते हुए दिखा है। और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस मत भूलना। अगर बुक रिकमेंडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो उन्हें ज़रूर यूज़ करो, उनमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन सब दिए रहते हैं। Step 5 is solve all the previous year question asked and mark the topics they were asked from in your NCERT। ये पॉइंट तो बड़ा ही सिंपल है, सबको समझ आ गया होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे तुम्हारे काम को आसान बनाने के लिए एक फ्री ऐप रिकमेंडेशन है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ये फ्री ऐप बहुत ही काम का है। तो वो है ये नीट चैलेंजर ऐप, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसमें बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी चैप्टर वाइज, उसमें भी सारे ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पर 22 के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 21 के सारे क्वेश्चन आएंगे, विथ सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे सब्जेक्ट वाइज, एंड यहाँ बॉटनी अगर सेलेक्ट करते हैं हम लोग
तो ये देखो चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जैसे कोई भी एक चैप्टर सेलेक्ट करो और देखो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तुम इसे अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत इजीली सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा इसमें। तो तुमको जब दिक्कत आई या जो इनकरेक्ट कर रहे हो उसका सॉल्यूशन देख लो, सब कुछ रहेगा। जैसे मान लो कोई भी एक यहाँ पे क्वेश्चन उठाए और इसका कोई भी ऑप्शन मार्क किए और ये सबमिट पे दो, ठीक है, गलती हो गई। अब ये गलती हो गई तो देखो इसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए। तो इस ऐप को ज़रूर यूज़ करना, ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की थी और इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम भी ये यूज़ करो, बहुत हेल्पफुल है। तुमको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर की, और उसमें सॉल्यूशन भी बहुत अजीब अजीब दिए रहते हैं, इसमें अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये तुमको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें ईयर वाइज किन टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को और ईयर को अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करना तुम्हें ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएगा कि तुम्हें कौन सा टॉपिक अब ज़रूर पढ़ के जाना है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये देखो, यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। देखो जैसे ये एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें ट्रेंडिंग करके ऐसे मैंने एक स्टिकी नोट पे चार्ट बना लिया जिसमें ये नीट 21 में क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछे गए वो नहीं लिखा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, जैसे कि डिसऑर्डर से पूछा गया यहाँ पे तो मायस्थेना ग्रेविस, ठीक है। तो वैसे ही कम से कम 5 या 6 साल के तुम बना लो, उससे अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा कि अगले साल कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से पूछे जाएंगे। और तुम ये हर एक चैप्टर वाइज करते करते एंड की तरफ जब जाओगे तो तुम इसमें प्रो हो चुके होगे। तुम्हें हर चैप्टर से पता होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कौन से टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट रिवाइज करके जाना है। इससे मुझे समझ आया कि अगर मैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ के जा रहा हूँ तो मुझे मायस्थेना ग्रेविस डिसऑर्डर के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बार पूछा जा चुका है तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आएगा। इस तरीके से तुम अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हो। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको तुमको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्टेप 6 इज़ अटेम्प्ट टेस्ट्स। अब तक हमने जो कुछ भी किया इन 5 स्टेप्स में, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको करने का अगर तुम टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ नीट के एग्ज़ाम में तुमसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, तुमसे कोई कहानी नहीं पूछेगा, तुमसे बोलेगा कि ये देखो क्वेश्चन है, इसे इतने कम टाइम में सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो वो तभी तुम कर पाओगे टैकल अगर तुम एग्ज़ाम से पहले, अपने रियल एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े टेस्ट लगा के जाओगे। तो जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, एक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक टेस्ट में अगर कुछ चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करो। अगर तुम ऐसे उसको बैकलॉग बनाते जाओगे तो बहुत पाइलअप हो जाएगा और फिर एंड मोमेंट सब गड़बड़ होगी। तो जैसे तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो और साथ ही साथ कुछ और चैप्टर्स ख़त्म हो जाए सारे सब्जेक्ट में, फिर तुम टेस्ट पे ज़रूर बैठो और उसको अटेम्प्ट करो। स्टेप 7 इज़ एनालिसिस एंड जॉटिंग डाउन योर मिस्टेक्स। सी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं, जितने भी टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो उसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। लेकिन अगर इन गलतियों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि तुम नीट एग्जाम में भी जाके सेम गलती करके आओगे, और ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो तुम्हें एक छोटी सी कॉपी बनानी है, वो 30 रुपये वाली कॉपी आती है, वो एक ले लो और उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स जो भी तुम कमिट कर रहे हो अपने क्वेश्चन में या फिर अपने टेस्ट में, तो उसे चैप्टर वाइज लिखते चलना है। और हर एक टेस्ट से पहले इस छोटी कॉपी को तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना है। 8th एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू रिवाइज। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितने चैप्टर्स कितने दिन में पढ़े या कितने घंटे पढ़े या कितने लेक्चर्स अटेंड किए या कितने क्वेश्चन बनाए, तुम 1 महीने में सब चीज़ भूल जाओगे अगर तुम टाइमली रिवाइज नहीं करते हो। तो हम लोग अपनी इतनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकते हैं। सो टाइमली तुम्हें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्लान जो मैंने अपनाया और मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम वीक में जो भी चीज़ पढ़ाया गया, जो भी कंटेंट तुमने अटेंड किया या फिर कंज्यूम किया, उसे वीक के एंड में ज़रूर रिवाइज करो। इस तरीके से तुम्हारा जो वीक डेज में तुमने जो भी पढ़ा है वो वीकेंड में तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और वो तुम मेमोरी में अपने स्टोर कर पाओगे। सो ये थे वो 8 स्टेप जो मैंने फॉलो किए थे। डेफिनेटली ये आसान नहीं है, इसमें बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल होगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इन 8 स्टेप्स को तुम अपनी एक नोटबुक में लिख कर रखो और इनको फॉलो करते हुए उस पर टिक लगाते जाना। अगर इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात तुम्हें वैल्यूएबल लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे लिए फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि रियलिस्टिक
और इफेक्टिव अप्रोच है तुम्हारी प्रिपरेशन की ओर। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।